रानी की शादी एक गरीब घर में हुई थी। अपने ससुराल वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए अपना दिल मारते देखकर रानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन वो अपने पति गोपाल के साथ बाजार से घर लौट रही होती है। तभी उसके पति की नजर एक स्वेटर पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, रानी, ये देखो स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको इतना ही पसंद है तो सोच क्यों रहे हैं, ले लीजिए। ले तो लूं, लेकिन पता नहीं कितने का होगा, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। अरे आप पहले से ही इतना क्यों सोच रहे हैं? पहले पूछिए तो सही कि उस स्वेटर का दाम कितना है, उसके बाद जोड़ना पैसे आप। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ज्यादा पैसे का हुआ ना तो नहीं लेंगे। ठीक है, मत लेना, अब चले। गोपाल और रानी इतना कहकर दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से स्वेटर के दाम पूछते हैं। स्वेटर के दाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों बिना स्वेटर लिए घर वापस आ जाते हैं। तभी रानी गोपाल की शक्ल देखकर बोलती है, आपको स्वेटर बहुत पसंद है ना, लेकिन पैसों की वजह से आप ले नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, और जितने पैसे का वो कह रहा था ना, उतने में तो अच्छा खासा आ जाता। वैसे एक बात कहूँ, दुकानदार ने स्वेटर का दाम बिल्कुल सही बताया है। हमें वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इतना सोचने के बाद भी हम क्या ही कर लेंगे, रहना तो गरीबी में है। चलो मैं अपने काम पे जाता हूँ, वरना मुझे देरी हो जाएगी। गोपाल इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। गोपाल एक गोदाम में माल ढोने का काम करता था। रानी घर का काम कर रही थी। तभी उसकी सास ममता हाथों में 2 लड्डू लेकर उसके पास आती है और उसे देती हुई बोलती है, बहू, घर का काम बाद में कर लियो, पहले ये लड्डू खा ले। माँ जी, आप ये लड्डू कहाँ से ले आई? बहू, वो पड़ोस में कमला है ना, उसी ने अपने घर में पूजा रखी थी, तो उसी ने दिए हैं ये लड्डू। माँ जी, आपको उनसे ये लड्डू नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्यों बहू, मुझे उससे लड्डू क्यों नहीं लेने चाहिए थे? माँ जी, उनके घर में पूजा थी। पूजा में तो दुश्मनों को भी बुला लिया जाता है। आप तो फिर भी उनकी पड़ोसन हो, लेकिन आप गरीब हो इसलिए इन्होंने आपको नहीं बुलाया, बस 2 लड्डू पकड़ा दिए। जाने दे बहू, तू इतना मत सोच। और ये लड्डू मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि ये लड्डू भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। एक काम करिए, 1 लड्डू आप खा लीजिए और 1 लड्डू गोपाल जी के लिए रख दीजिए। शाम को आएंगे तो वो भी खाकर पानी पी लेंगे। हम तो घर में है ना, कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। ममता इतना कहकर 1 लड्डू अपने मुंह में रख लेती है और 1 लड्डू अपने बेटे के लिए रख देती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रानी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में कुछ कच्चे चावल के सिवा कुछ भी नहीं था, और वो अपनी मन में सोचने लगती है, गोपाल जी के आने का समय हो रहा है और रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पनिये की दुकान पर जाती हूँ और कुछ राशन उधार ले आती हूँ। बाद में धीरे धीरे उसको चुका दूंगी। बेटा, अगर रानी बहू को पता चलेगा कि तेरी नौकरी चली गई है तो वो बेचारी बहुत टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो घर चला रही है, लेकिन तेरी नौकरी गई कैसे? मैं सामान उठा रहा था, पता नहीं कैसे मेरे हाथों से सामान की बोरी जमीन पे गिर गई और सामान खराब हो गया। इसके कारण मालिक ने मुझे बहुत सुनाया और काम से निकाल दिया। ये अमीर लोग कभी गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, पता ही नहीं है। माँ, आप रानी को कुछ मत बताना, मैं जल्दी ही कोई दूसरा काम देखता हूँ। अपनी सास और पति की बात सुनकर रानी और परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, भगवान, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से बोलूं कि घर में खाने को कुछ नहीं है? ये लोग पहले से ही परेशान हैं। अब तो मेरे पास भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रानी इतना कहकर दरवाजे से ही वापस चली जाती है। रास्ते में चलते हुए उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर जाती है, जहाँ वेटर बचे हुए खाने को बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब औरत हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए तो आप लोगों का बहुत भला होगा। यहाँ पर कोई खैरात बट रही है क्या, जो मैं तुम्हें खाने को दे दूँ? जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलिए,
आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके पास कुछ खाने को ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी बार बोला है मेरे रेस्टोरेंट में कुछ खाने को नहीं है। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो खाना आप बाहर फेंक रहे हैं उसे अगर मुझ गरीब को दे देंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रानी की बात सुनकर उसे उस पर दया आ जाती है और वो अपने रेस्टोरेंट का बचा हुआ सारा चाइनीज खाना रानी को दे देता है। रानी खाना लेकर घर आ जाती है। खाने की चीजें देखकर उसके घर वालों को भी बहुत खुशी होती है। वो खाना उसका 2 दिन आराम से चलता है और वो रोज उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना मांगना शुरू कर देती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने आप से कहती है, खाने का तो जुगाड़ हो गया है, लेकिन ये खाना बहुत ज्यादा है और इसे फेंकना किसी पाप से कम नहीं। क्यों ना मैं इस खाने को अपनी बस्ती में बेचना शुरू कर दूं। इससे खाना काम में भी आ जाएगा और मेरे पास 2 पैसे भी आ जाएंगे। रानी अपनी रसोई के सारे बर्तन घर के बाहर लगाकर एक छोटा सा चाइनीज ढाबा खोल लेती है और जो चाइनीज खाना जैसे नूडल्स, समोसे, रोल वो रेस्टोरेंट से लेकर आती थी, उसे कम दाम पर अपनी बस्ती में बेचना शुरू कर देती है। इससे उसकी आमदनी भी होने लगती है और खाने का नुकसान भी नहीं होता। तभी एक दिन ममता नई साड़ी पहनकर मंदिर जा रही थी और गोपाल बोलता है, क्या बात है माँ, नई साड़ी? लगता है आपको कोई खजाना मिल गया है, तभी तो आप नई साड़ी पहन के घूम रही हो। बेटा, ये सब तो तेरी बहू के चाइनीज ढाबे का कमाल है। उसी की कमाई से उसने ही मुझे नई साड़ी लाकर दी है। अच्छी है ना बहुत? माँ, साड़ी तो बहुत अच्छी है और रानी के ढाबे के कारण ही हमारा घर चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता। सही कहा बेटा, तेरी नौकरी जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो चल रहा है। रानी के चाइनीज ढाबे के कारण जैसे तैसे करके उसके घर की गाड़ी तो चल निकलती है। एक दिन वो रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना लेकर अपने ढाबे पर लौट रही होती है। तभी रेस्टोरेंट के मालिक की नजर उस पर जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके ढाबे पर पहुंच जाता है और वहां लगी लोगों की भीड़ को देखकर सब समझ जाता है और अपने आप से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये औरत मेरे रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना लाकर अपने ढाबे पर बेचती है, बिना लागत के मुनाफा कमा रही है। इसको तो मैं कल बताता हूँ। मालिक, आप खाना देने से क्यों मना कर रहे हैं? वैसे भी आप इस खाने को फेंक ही रहे हैं, लेकिन अगर ये खाना मुझे मिल जाएगा तो एक गरीब का परिवार का पेट भी भर जाएगा। तू मुझे सिखा रही है? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तू मेरे रेस्टोरेंट का खाना ले जाकर अपने ढाबे पे बेच रही है और मुनाफा कमा रही है। अब ना तुझे खाना मिलेगा ना ही तेरा ढाबा चलेगा। मालिक, एक बात बताइए, आप वैसे भी इस खाने को फेंकते हैं। अगर मैं इस खाने को अपने खाने और आमदनी बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने आप एक गरीब का नहीं बल्कि पूरे एक गरीब परिवार का पेट भर रहे हैं। इसमें आपका क्या ही नुकसान हो रहा है? वैसे बात तो ये ठीक कह रही है। जब से मेरे यहाँ से खाना ले जाने लग गई है तब से मेरे यहाँ के खाने का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ का खाना फेंका नहीं जा रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक को रानी की बात सही लगती है और सब कुछ जानकर भी रानी को वो खाना देता रहता है और इस तरह से गरीब बहू का चाइनीज ढाबा रुकते रुकते फिर से चल निकलता है। प्रीति कियारा आडवाणी की फैन थी जो हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड कबीर से कहती रहती थी, कबीर, तुम में मुझे पाने के लिए कबीर सिंह जैसा पागलपन होना जरूरी है। प्रीति, मैंने माना कि तुम कियारा की बहुत बड़ी फैन हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो जो भी करे हम भी वही करें। देखो, कबीर सिंह में कियारा का नाम प्रीति था और संजोग ये रहा कि मेरा नाम भी प्रीति है और तुम मेरे कबीर, जो कि तुम्हारा रियल नाम भी तो है। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा कबीर सिंह और तुम मेरी प्रीति। प्रीति कोई भी लड़ाई झगड़ा होने पर सबसे पहले कबीर को कॉल करके बुलाती थी और कहती थी, तुम कबीर सिंह की तरह सबको बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हर कोई मुझे कुछ बोलने से पहले डरे। ऐसे में एक रोज प्रीति के कॉलेज में एक लड़का प्रीति से कहता है, क्यों प्रीति, आज तो कतई जहल लग रही है। तेरा कबीर सिंह कहाँ है? आज आया नहीं क्या? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कबीर को पता लगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पहले बुला तो उस डरपोक कबीर को, मैं अभी तो देखूं वो आकर मेरे साथ क्या ही कर लेगा। तभी प्रीति कबीर को कॉल लगाकर कहती है, कबीर, कहाँ हो तुम? जल्दी से कॉलेज आओ, मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है
और ध्यान रहे कि आकर तुम्हें कबीर सिंह की तरह डायलॉग्स बोलने हैं। यार मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो और फिर मुझे कॉल करके कहती हो कि कबीर बन जाओ मेरे। तुम ये सब खुद देख लो। अगर तुम नहीं आए 15 मिनट में तो मैं कर लूंगी ब्रेकअप, और मेरा दूसरा कबीर सिंह जो होगा वो तुम्हें बताएगा कि प्रीति को कैसे पाया जाता है। आ रहा हूँ मेरी माँ, आ रहा हूँ। हर बार एक ही धमकी देती है। गुड बॉय, गुस्से में एंट्री लेना और 4 डालना, और याद रहे कि तुम्हें ये डायलॉग भी बोलना है, किसने हाथ लगाया मेरी प्रीति को, किसने। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब कबीर परेशान हो जाता है कि आज तक उसने किसी को गाली भी नहीं दी है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कह रही है कि 4 डाले। ऐसा वो कैसे कर सकता था। ऐसे में थोड़ी देर में कबीर कॉलेज पहुंचता है और प्रीति से कहता है, कहाँ है वो लड़का प्रीति जिसने मेरे होते हुए तुम्हें छेड़ा? वो खड़ा देखो कबीर, उसको आज छोड़ना नहीं। कबीर जैसे ही उस लड़के को देखता है तो वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर था, जिसे देखते ही कबीर डर जाता है और जैसे ही उसके पास जाता है तो कियारा कबीर से कहती है, 4 डालो इसे, इसने तेरी प्रीति पर नजर डाली है कबीर। तुम चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों भाई कबीर सिंह लड़ेगा, और वो भी मुझसे? अब भाई 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 जाने देते ना बात को। प्रीति वैसे भी आपकी बहन जैसी है। बहन होगी तेरी, अपन कॉलेज की किसी लड़की को बहन नहीं मानते, समझा? ओए कबीर, तू इससे ऐसे क्यों भीगी बिल्ली बनकर बात कर रहा है? मैंने कहा ना तुम चुप करो, मैं कर रहा हूँ ना बात। तू डिसेंट है रे कबीर सिंह, जा तेरे प्रीति को मैं जाने देता हूँ। ये देखकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर से कहती है, तू रहने दे, मैं दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूंगी, फोकट का। चल निकल यहाँ से, कबीर सिंह बना हुआ है। अब जैसे ही प्रीति गुस्से में घर पहुंचती है वैसे ही प्रीति की माँ सुमन प्रीति से कहती है, आ गई कबीर सिंह की बेवा गर्लफ्रेंड, आज कौन सा नया तमाशा करके आई है? मेरा मूड खराब है, आप ना ही बोलो तो अच्छा होगा। क्योंकि तेरे कबीर सिंह ने तुझे धोखा दे दिया, ये तो अच्छी बात है। अब तो तू शादी के लिए मानेगी तो सही। मैं कबीर को कभी छोड़ने नहीं वाली, और आपका ये सपना भी कभी पूरा नहीं होगा कि मैं किसी और से शादी कर लूं। क्या बोली तू? अरे ये असल जिंदगी है, कियारा आडवाणी की कबीर सिंह की पिक्चर नहीं, समझी तू? लेकिन मैं इसे सच करके ही रहूंगी, समझी ना आप? और मैं तेरी शादी करवा के रहूंगी किसी दूसरे से, समझी ना तू? और अगर इस बार तूने फोन करके उस फटीचर कबीर सिंह को घर बुलाया ना, तो झाड़ू और चप्पल खिलाकर ही भेजूंगी उसे। माँ आपने क्या समझ रखा है मेरे कबीर को? वो भी मुझे सबके सामने हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर चला जाएगा। सुमन को भी पता था कि प्रीति का चक्कर किसी कबीर नाम के लड़के से चल रहा है, जिस वजह से मोहल्ले में उसकी खूब बदनामी हो चुकी थी। लेकिन प्रीति भी मानने के लिए तैयार नहीं थी वो किसी और लड़के से शादी करे, क्योंकि उस पर तो कियारा का भूत सवार था। वो भी कियारा की तरह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। एक रोज सुमन प्रीति से कहती है, प्रीति संडे तुझे देखने वाले आ रहे हैं, तू उन्हें पसंद है, अब बस शादी की डेट फिक्स करनी है। मैं तो शादी करूंगी तो सिर्फ अपने कबीर से, वरना कवारी रहूंगी। अब तो तू देख, इस बार मैं तेरी शादी करवा के ही रहूंगी। इस बात से परेशान प्रीति कॉलेज जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, कबीर चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? हम घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तू मुझसे प्यार करता है अपने घर वालों से? पहले मुझे ये जवाब दे। तुझसे भी तो प्यार करता हूँ ना मैं, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तू समझना यार। प्रीति कबीर को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने घर वालों का हवाला देकर उसे मना कर देता है। लेकिन फिर भी प्रीति कबीर को मंदिर ले जाकर शादी कर लेती है और कबीर से कहती है, चल अब डर क्यों रहा है, मैं मना लूंगी तेरी माँ को। चल अब मुझे अपने घर लेके चल। मुझसे नहीं होगा, मैं घर नहीं जा सकता। माँ सही कहती है, तू एक नंबर का फटीचर है। अब जैसे तैसे कबीर को मनाकर उससे वो शादी कर लेती है और उसके साथ घर जाती है। अब जैसे ही कबीर और प्रीति कबीर के घर पहुंचते हैं, वैसे ही कबीर की माँ शकुंतला कबीर के साथ लड़की को देखकर कबीर से कहती है, कबीर तूने शादी कर ली, वो भी इतनी सोनी लड़की को भगाकर। तेरे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? सासू माँ, इसमें कोई हिम्मत नहीं थी मुझे भगाने की, वो तो मैं इसके बिना नहीं रह सकती थी और मेरी माँ मान नहीं रही थी। वैसे मान तो आपका बेटा भी नहीं रहा था इस शादी के लिए, लेकिन मैंने करवा ही ली शादी। बहू तूने तो कमाल ही कर दिया, इसको देखकर तो मुझे लगा था कि इससे कौन ही शादी करेगा। सासू माँ कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, ये ठीक हो जाएगा। आपका लाडला इतना डरता है और आपने भी इसका नाम कबीर रख दिया। तो फिल्म वाले कबीर सिंह की बात कर रही है ना बहू? हाँ, मैं कियारा की फैन हूँ, तभी तो आपके बेटे से प्यार वास्ते शादी रचाई मैंने।
शकुंतला प्रीति को अपनी बहू इसीलिए भी मान लेती है क्योंकि उसका बेटा कबीर बहुत ही सीधा साधा था, जिसे देखकर हर कोई यही कहता कि इससे शादी करने वाली भी इसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन प्रीति तो तेज तर्रार थी और शकुंतला को ऐसी ही बहू चाहिए थी। ऐसे में इधर जब प्रीति की माँ सुमन को ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने कबीर से शादी कर ली है, तो वो प्रीति को कॉल करके कहती है, कैसी है मेरी प्रीति अपने बेवड़े कबीर सिंह के साथ? माँ क्यों फोन किया? मैं एकदम मस्त हूँ अपने कबीर की बाहों में। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि मुझे जब पता चला कि तूने उस बेवड़े से शादी की है तो मैंने तेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। पहली बात तो मेरा कबीर च्युइंगम नहीं खाता और वह बेवड़ा होना बहुत दूर की बात है, और आपको मेरे अंतिम संस्कार की ढेरों शुभकामनाएं। चल फोन रख बेशरम, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अब अगले दिन ही शकुंतला के दिमाग में कबीर सिंह फिल्म को लेकर बातें चल रही थी कि प्रीति और कबीर ने जिनसे इंस्पायर होकर शादी की है। ऐसे में शकुंतला सोचती है, कहीं मेरी बहू पहले से तो प्रेग्नेंट नहीं है। एक पल को मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, पर मेरी बहू तो बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि कबीर सिंह वाली फिल्म में भी तो प्रीति शादी से पहले ही वो सब ना बाबा ना। यही सोचते हुए शकुंतला अपनी बहू प्रीति से कहती है, बहू मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पूछूं क्या? जी सासू माँ, आपको जो पूछना है वो पूछ लो। तू क्यारा की फैन है और जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करी थी तो तूने भी कबीर से ही शादी की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। तो क्या कबीर सिंह की फिल्म के जैसे वो प्रीति शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, कहीं तू भी तो? माँ जी, आपको अपने बेटे को देखकर क्या लगता है वो ऐसा कुछ करेगा? शादी में तो 100 नखरे किए हैं, वो भी लड़कियों की तरह। हाँ ये भी है, तू सही कह रही है। मुझे तो उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है। आपका बेटा तो एक मक्खी ना मारे और आप बात कर रही हो वो सब। माँ जी आप भी ना। इस तरह प्रीति अपनी फेवरेट कियारा की तरह अपने कबीर से ही शादी करती है, वो भी तब जब कियारा सिद्धार्थ से शादी करती है। सजनी का गजनी यानी उसका पति कैसे बना भुलक्कड़ और कैसे किया अपने गजनी को सजनी ने इस भूलने की बीमारी को ठीक। रवि को भूलने की आदत थी, ऐसे में उसे तो ये तक याद नहीं रहता था कि उसकी शादी हुई भी है या नहीं। एक रोज रवि अपनी पत्नी को लेकर मार्केट जाता है और मार्केट में पहुंचकर सजनी सामान खरीदने के लिए आगे जाती है तो रवि अपनी बाइक के पास ही खड़ा होता है और जब सजनी सामान लेकर आती है तो वो देखती है कि रवि एक लड़की से कह रहा होता है, हे ब्यूटीफुल, नाइस ड्रेस। मेरा नाम रवि है और आपका? मेरा नाम रवीना, बताओ कैसा लगा? तभी सजनी वहाँ पहुँच जाती है और वो उस लड़की से कहती है, और मेरा नाम सजनी, जिसे तुम गजनी की सजनी कह सकती हो क्योंकि इसे भूलने की बीमारी है। ये कहकर जैसे ही सजनी अपने गजनी रवि के टकले पर मुक्का मारती है तो वो ठीक हो जाता है और अपनी सजनी से कहता है, सजनी तुम इतनी जल्दी आगे सामान लेकर चले घर? हाँ हाँ चल लेंगे, पहले सामने वाली मुसीबत तो संभालो। वो मुसीबत तो मेरे साथ ही रहने वाली है लाइफ टाइम। और अब जैसे ही रवि को होश आता है तो वो लड़की रवि को मारते हुए कहती है, बीवी के होते हुए और लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने शुरू कर देते हैं छिछोरे लोग। अब इसने मुझे क्यों मारा? क्योंकि सजनी के गजनी की याददाश्त चली गई थी। ये तो मुझे किसी दिन मरवा कर ही मानेगी। वैसे जो भी हुआ ना वो अच्छा ही था, जरूर तुमसे ये सब देखा नहीं गया होगा। कुछ ही देर में जैसे ही रवि और सजनी घर आते हैं वैसे ही सजनी तो घर में चली जाती है, लेकिन रवि फिर से भूल जाता है और वो बगल वाली सजनी की पड़ोसन विमला के घर चला जाता है। और कुछ समय बाद जब सजनी छत पर कपड़े डालने जाती है तो वो देखती है कि रवि की तरह ही कोई विमला की छत पर कपड़े डाल रहा है। ये देखकर पहले तो सजनी अपने मन में कहती है, मुझे ना जाने अब मेरा गजनी हर तरफ क्यों दिखने लगा है। वैसे गजनी से याद आया, हम तो मार्केट से साथ आए थे। मैं तो घर आ गई लेकिन मेरा गजनी नहीं आया। कहीं ये विमला आंटी के घर तो नहीं चला गया। ये सब सोचकर जैसे ही सजनी फिर से विमला की छत पर देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं उसका पति गजनी ही होता है। तभी सजनी चिल्लाकर अपने गजनी से कहती है, सजनी के गजनी, तुम्हारे चक्कर में तो मैं परेशान हो गई। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बेशरम हो यार तुम।
मुझ पे लाइन मार रही हो? तुम्हारे घर में तुम्हारा पति नहीं है क्या? क्या करूं, मेरा पति तो किसी और की छत पर औरतों के कपड़े सुखा रहा है। क्यों, तुम्हारे पति का किसी से चक्कर है क्या? हाँ, इधर आओ, कान में बताती हूँ, किसी से कहना नहीं। ये कहकर जैसे ही रवि सजनी के करीब आता है, वैसे ही सजनी रवि के टकले पर एक मुक्का मारती है और रवि ठीक हो जाता है और खुद को विमला की छत पर पाकर अपने हाथ में साड़ी को देखकर सजनी से कहता है, मैं यहाँ कैसे आया और मेरे हाथ में ये साड़ी किसकी है? सजनी के गजनी, घर आओ तुम, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मुझे पता है तुम मुझे प्यार प्यार कह के ना घर ले जाकर अब बेलन से मारोगी। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। ये तो गलत है ना सजनी, मुझे तो भूलने की आदत है ना। कुछ ही देर में अब जैसे ही रवि घर आता है, वैसे ही सजनी अपनी सास कोकिला से कहती है, माँ जी, मैं आपके बेटे की इस भूलने की आदत से परेशान हो गई हूँ। कहीं भी जाते हैं तो ये सबसे पहले मुझे ही भूल जाते हैं, और अगर कभी इन्हें घर में ऐसी भूलने की बीमारी होती है तो ये आपको कभी नहीं भूलता, पर मुझे सब भूल जाता है। मतलब ये सब नाटक लगता है मुझे तो तब। नहीं बहू, इसे बचपन से ही भूलने की बीमारी है, लेकिन कुछ समय बाद इसे सब याद भी आ जाता है। मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी याददाश्त ना आए, ताकि मुझे तुम याद ही ना हो। ऐसा तब होगा ना जब मैं कुछ होने दूंगी। एक मुक्के में तो सब याद आ जाता है, अगला पिछला। दुख तो इसी बात का है कि मुझे याद ही क्यों आ जाता है कि मेरी कोई पत्नी भी है। इतना सुनते ही सजनी किचन से बेलन लाती है और गजनी की तरफ फेंक कर मारती है, और फिर से रवि गजनी बन जाता है। और अब की बार वो अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप मुझे मारना मत। बहू, तूने फिर से काम खराब कर दिया, अब ये फिर भूल गया तुझे। माँ, ये आंटी कौन है जिसे आप बहू कह रही हो? हे भगवान, इस आदमी ने अपनी सजनी को आंटी बना दिया। माँ, ये आंटी मुझे। और रवि से कहती है, आंटी, आपने मुझे मारा क्यों? माँ जी, ये तो ठीक ही नहीं हुए, इन्हें क्या हो गया है? रवि, ये तेरी पत्नी है, याद करने की कोशिश कर इसको। ये आंटी मुझे कह रही है कि ये मेरी सजनी है, और आप कौन हो? मैं तेरी माँ रवि। ये लो, पहले तो ये गजनी अपनी सजनी को भूला करता था, आज तो इसने हद ही पार कर दी। अपनी सजनी के साथ साथ इसने तो अपनी माँ को भी भुला दिया। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कमीने, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे बाप ने एक ही शादी करी थी और उसका ही नतीजा है तू। माँ जी, कहीं ये हमें पहचान ही नहीं पाए तो हम क्या करेंगे? आ जाएगा इसे याद, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, तो चिंता मत कर बहू। तभी कोकिला की पड़ोसन कांता कोकिला के घर आती है और रवि कांता को देखकर कहता है, मोटी आंटी, क्या आप मेरे साथ खेलोगी? क्या हुआ? लगता है आज मैं गलत समय पर आ गई हूँ। सजनी का गजनी अपने कैरेक्टर में आया हुआ है। क्या करूँ इसका कांता, मैं तो इसके भूलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ। आज तो गजनी अपनी सजनी को ही नहीं, माँ का आंचल भी भूल गया है। आंटी, आप भी मेरे साथ नहीं खेलोगे, मुझे पता था। आपसे तो दौड़ा भी नहीं जाएगा, आपका पेट देखो कितना मोटा है। चुप कर, कुछ भी बोले जा रहा है तब से। मैं तो बोलूँगा, मोटी आंटी है। रवि जैसे ही ये कहकर भागने लगता है, वो गिर जाता है, जिससे उसकी सर पर चोट लगती है और उसे सब याद आ जाता है, और वो खुद को गिरा हुआ पाकर अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ, मैं गिरा हुआ हूँ और आप लोग हंस रहे हो। तो सजनी की गजनी को आ गई अपनी माँ की याद। क्या मतलब है आपका? माँ जी के कहने का मतलब ये था कि आप गलती से गिर गए हो और माँ को याद कर रहे हो। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे चोट लगी है और आप लोग हंस रहे थे, तो क्या ही बोलता मैं। अब देर रात सब खाना खाकर जैसे ही सोने जाते हैं, करीब रात के 2 बजे रवि उठकर चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर कोकिला रवि के कमरे में आती है और रवि से कहती है, रवि सो जा, बहू को देख लिया होगा तूने, सो जा, चिल्ला क्यों रहा है तू इतना? माँ, ये औरत कौन है जो मेरे बगल में सोई हुई है? लगता है सजनी के गजनी की याददाश्त फिर से चली गई। हाँ, लगता तो है ही, पर इस बार वो तुझे ही भूला है, मुझे नहीं। माँ, ये आप लोग क्या बातें कर रहे हो? गजनी सजनी कौन है ये? निकालो इसे मेरे रूम से। ये नौटंकी बंद करो, सो जाओ चुप करके, समझे ना?
बहू मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तू ही संभाल अपने गजनी पति को। माँ आप जाओ, मैं देखती हूँ इस सजनी के गजनी को। ये बोलकर सजनी अपनी गजनी यानी कि रवि के टकले पर एक जोरदार मुक्का मारती है और गजनी यानी कि रवि ठीक हो जाता है। जिसके बाद सजनी रवि से कहती है, क्यों मेरे गजनी, तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आती हूँ क्या? नहीं मेरी सजनी, तुम तो दीपिका से भी ज्यादा खूबसूरत हो। चल झूठे, अपनी सजनी को भूलकर उस पर प्यार आता है क्या? अब क्या कर सकता हूँ, दीपिका के सपने देखे थे पर सनी लियोनी से काम चला रहा हूँ। क्या बोला? गजनी की औलाद, मैं तुम्हें सनी लियोनी नजर आती हूँ? ये बोलकर जैसे ही सजनी रवि के टकले पर मुक्का मारती है, वैसे ही सजनी का रवि फिर से गजनी बन जाता है और सजनी से कहता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? तुम स्वर्ग में हो और देखो तुम्हारे चारों तरफ अप्सराएं नाच रही हैं। मुझे तो कोई कहीं नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही सजनी अपनी गजनी के टकले पर मुक्का मारती है, वो बेहोश हो जाता है और तब सजनी खुद से कहती है, अब कर भी क्या सकती हूँ, मेरी किस्मत में यही गजनी लिखा है। ये तो मेरा गजनी और उफ, मैं इसकी सजनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।